नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। जब भी कोई स्टार्टअप करने के बारे में सोचता है तो वो हमेशा आईटी के फील्ड में, फूड के फील्ड में या किसी और फील्ड में स्टार्टअप करेगा सोचता है। लेकिन देयर इज वन स्पेसिफिक अनएक्सप्लोर्ड फील्ड जहां पे बहुत सारा पैसा है और इसके बारे में शायद ही कोई एंटरप्रेन्योर कभी सोचता होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भारत में बहुत सारे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं। एग्रीकल्चर 10,000 साल से प्रॉफिटेबल रहा है और पूरी इटर्निटी तक प्रॉफिटेबल रहेगा। आपने गरीब किसान तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कंपनी को 4 साल के अंदर 400 करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऋतुराज शर्मा के बारे में। साल में हमने क्लॉक किया 3 करोड़। ओके। पिछले साल हमने क्लॉक किया। He says he'll ask the village council for another loan so he can keep on farming. एग्रीकल्चर से करोड़पति बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये तो हम कर ही रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। I was stunned. I could barely walk. नहीं, करोड़पति By the कोई time I reached him, he was already dead. नहीं। मैं विजनरी बहुत हूँ। मेरे को एक अंदर से एग्रेशन है, आग है मेरे को कि मेरे को बड़ा तो करना है। अगर वो फार्मर्स नहीं कमा पा रहे हैं और वो इतने सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, आप ऐसे क्या कर रहे हो कि यार इतना ज्यादा रिटर्न आ रहा है, इतना कमा पा रहे हो। एग्रीकल्चर एक बहुत ही अजीब सा स्टेरियोटाइप बनाया जाता था स्कूल में जब मैं पढ़ता था कि जो भी एग्रीकल्चर लेता है वो किसान बनता है। जैसे कि मैं एक बहुत ही छोटे जगह से हूँ तो वहां पे किसान ही रहते हैं मैक्सिमम, और वहां पे भी 12th के बाद कोई एग्रीकल्चर ले रहा था तो एवरीवन वाज शॉक्ड कि वो एग्रीकल्चर एक्चुअली में ले क्यों रहा है और उसको फिर से इस छोटी जगह से निकल के किसान ही बनना है क्या। बट देन नाउ जब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में कितना ज्यादा पैसा है, तब हमें समझ में आता है कि एग्रीकल्चर उसे क्यों लेना था। टू स्टार्ट ऑफ, इंडिया इज अ ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस। आवर कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस। हमारे भारत की टोटल लैंड का 60% ऑफ लैंड बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है एंड दिस सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इंडिया आल्सो हैज द लार्जेस्ट कैटल हर्ड एज वेल एज द लार्जेस्ट एरिया अंडर व्हीट, राइस एंड कॉटन। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन, शीप एंड गोट मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड टी। कुल मिला के इंडिया में एग्रीकल्चर का सीन कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। एग्रीकल्चर ऑल्सो अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। Indian food and grocery retail is estimated to be around $380 billion. It is actually amazing to see ki how much India produces every year. Agriculture also accounts for 17% of India's total GDP. And trust me, there is no field that is more profitable than agriculture. India is a growing economy और हमने agriculture में साल बर साल और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। ऐसा कोई सा भी साल नहीं हुआ है जिसमें एग्रीकल्चर में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ईयर आफ्टर ईयर मोर पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू एग्रीकल्चर, बट देन देयर इज नो डिनाइंग कि हमारे यहाँ के मैक्सिमम किसान गरीब हैं। वीडियो में आगे बात करेंगे कि इसकी एक्चुअल में वजह क्या है, बट देन द सुसाइड रेट ऑफ फार्मर्स हैज बीन ऑन अ रिकॉर्ड हाई। इन 2022 अलोन 5,000 किसानों ने सुसाइड किया था। ऑन वन हैंड वी कैन नॉट डिनाई दैट फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया's economy, but then we also cannot neglect कि इंडिया के फार्मर्स एक्चुअली में खुश नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? भारत के मैक्सिमम किसान छोटे किसान हैं और हम लोग यहाँ छोटे किसान उन किसानों को बोलेंगे जिसके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ लैंड है मैक्सिमम, एंड दिस टाइप ऑफ फार्मर्स आर यूजुअली नॉट हैप्पी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाइल 1-2 एकड़ लैंड आपको सुन के बहुत ज्यादा लग रहा होगा, ये एक्चुअलिटी में उतना ज्यादा नहीं है। लेट्स अज्यूम कि आपने 1-2 एकड़ लैंड में वीट ग्रो किया है एंड 1 एकड़ लैंड में आपको वीट ग्रो करने का कॉस्ट 8,000 रुपए आ रहा है। आप उस 1 एकड़ लैंड से 15,000 तक का वीट बेच पाएंगे। दैट मीन्स यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स द प्रॉफिट। बट देयर इज अ कैच। बाकी बिजनेसेस की तरह जो रोज प्रोड्यूस करते हैं, फार्मिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। आप 3 से 6 महीने में एक बार ही कुछ प्रोड्यूस कर पाओगे उस लैंड से। सो लेट्स टेक द बेस्ट केस सिनेरियो कि आप 4 महीने में अपना पैदावार बेच पा रहे हो। What will happen? You will get 7,000 from 1 acre land और साल में आप 3 बार ही ये कर पाओगे। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 21,000 रुपए का। इफ यू हैव 2 acre ऑफ लैंड, आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 42,000 रुपीज का। And do you think 42,000 rupees is enough for anyone? But then there is a way कि आप 1-2 एकड़ में भी बहुत सारा पैसा बना सकते हो। That is by growing exotic crops. Exotic crops के साथ लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके बर्बाद होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है। एंड कोई भी छोटा फार्मर कभी भी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि उसकी पूरी 3 महीने की मेहनत पानी में फिर जाए। So the basic problem of every small farmer is that he does not have enough
लैंड। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे किसान नाराज हैं, दुखी हैं, और एक तरफ है हमारे ऋतुराज शर्मा, जिन्होंने अपने किसानी के ही बिजनेस से इतना पैसा बना लिया है कि कोई कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इंट्रोड्यूसिंग ऋतुराज शर्मा। ऋतुराज शर्मा बिलोंग्स टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ जयपुर एंड हैज अ बैकग्राउंड इन फाइनेंस मार्केटिंग एंड उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग भी कर रखी है। उनका कहना था कि जब आप इंजीनियरिंग ले लेते हो तो आपको समझ में आता है कि इंजीनियरिंग करने के अलावा आप क्या क्या कर सकते थे। ऋतुराज ऑलवेज वांटेड टू बी अ एंटरप्रेन्योर। फ्रॉम ट्राइंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर टू बिकमिंग द बिगेस्ट एग्रीप्रेन्योर ऑफ इंडिया, इनकी जर्नी एक्चुअली में बहुत अमेजिंग है। इन्होंने अपने जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, तभी जाके इनको ये बड़ी सक्सेस मिली है। ही फर्स्ट स्टार्टेड अ कंपनी दैट वाज लाइक डंजो ऐप, जो फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी करती थी। छोटी कंपनी थी, इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। देन ही स्टार्टेड अ कंपनी जो लोगों के घर के छतों पे सोलर पैनल्स लगाती थी। वो HNI से पैसे लेते थे और लोगों के घर के छतों पे सोलर पैनल लगाते थे और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे। नाउ HNI क्या होते हैं? बेसिकली HNIs आर दोज पीपल जिसके नेटवर्थ बहुत ज्यादा होते हैं। These people are the ones who invest in new businesses and startups. But इनका सोलर पैनल वाला बिजनेस भी फेल हो गया कुछ दिन बाद। Then started the lowest phase of ऋतुराज लाइफ। कोविड आ चुका था, सारा काम बंद हो चुका था। उनकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में थी, इंक्लूडिंग हिम। उनके पापा भी कोविड-19 में गुजर गए थे। That was the rock bottom for ऋतुराज, and the only way from rock bottom is up. ऋतुराज सेज कि वो कभी भी दुखी नहीं रहते थे। He always had that trust in him कि वो एक दिन कुछ बड़ा कर लेंगे। कुछ दिन बाद उन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड ही स्टार्टेड विथ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। नाउ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को हम लोग सॉइल लेस फार्मिंग भी बोलते हैं, बिकॉज जैसे नाम से आप समझ पा रहे होंगे, इनमें जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पानी में उगाया जाता है। सो ही स्टार्टेड दैट बिजनेस इन जयपुर एंड वहां उन्होंने गर्मी में, राजस्थान की गर्मी में उन्होंने स्ट्रॉबेरी उगाया था। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो कि सिर्फ ठंडी जगहों में उगता है, बेसिकली ठंड के मौसम में ही उगता है। बट देन राजस्थान में उन्होंने गर्मी में स्ट्रॉबेरी उगा के नेशनल अवार्ड भी जीता था। इसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो गए थे। देन ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ओपन फील्ड फार्मिंग। ओपन फील्ड फार्मिंग वही होती है जो मैक्सिमम किसान करते हैं पूरे इंडिया के। ही स्टार्टेड विद जस्ट 20 एकर्स ऑफ लैंड एंड वहां पे उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी। He was very happy starting में, बिकॉज जब आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करते हो तो आपको 1 एकड़ लैंड में जो इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वो 7 से 9 लाख का होता है। लेकिन जब आप ओपन फील्ड फार्मिंग करते हो तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1.5 से 2 लाख तक का लगाना पड़ता है। सो ऋतुराज वॉज वेरी हैप्पी कि उनको स्पेंड बहुत ज्यादा कम करना पड़ रहा था एंड रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर आते थे। उन्होंने अपनी कंपनी के पहले साल में 1 लाख का नुकसान झेला था। दूसरे साल में उन्होंने 3 करोड़ का प्रॉफिट देखा। तीसरे साल में उन्हें 55 करोड़ का प्रॉफिट हुआ एंड इस फिस्कल ईयर के एंड में, जो कि उनका चौथा साल रहेगा, ही इज एमिंग फॉर 400 करोड़ मार्जिन। बट उन्होंने ऐसा कैसे किया और क्या कोई भी ये कर सकता है? गेम प्लान। देयर इज नो डिनाइंग कि ऋतुराज शर्मा एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन है। ही इज ऑल्सो वेरी एजुकेटेड और उनका जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है उनको उसके बारे में सब कुछ पता है। एंड ऋतुराज शर्मा ने एग्रीकल्चर में पैसे बनाने का कोड क्रैक कर लिया है। हिज सिंपल स्ट्रैटेजी इज कि वो बहुत सारा लैंड खरीद लेते हैं। सिर्फ खरीद ही नहीं लेते हैं, वो बहुत सारा लैंड लोगों से लीज पे भी लेते हैं। एंड जितना ज्यादा लैंड किसी फार्मर के पास होता है वो उतना ज्यादा प्रॉफिट बना सकता है। ऋतुराज शर्मा हैज लैंड ऑल ओवर इंडिया। उनके फार्म्स ऑलमोस्ट हर एक सिटी में हैं। He has almost 4000 एकर्स ऑफ लैंड। इमेजिन, उन्होंने 20 एकड़ से शुरू किया था और आज उनके पास 4000 एकड़ लैंड है। तो चलिए फिर से एक बार मैच करते हैं जो हमने शुरू में किया था। एक छोटे किसान के पास 1 एकड़ लैंड था, वहां पे उसे 8000 रुपए लग रहा था वीट की खेती करने में एंड उसे रिटर्न में 7000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अब हम उसी वीट को लेते हैं और 1000 एकड़ के लैंड में लगा देते हैं। हमारे लगाने का जितना भी कॉस्ट आएगा, हमें प्रॉफिट होगा उस पर्टिकुलर लैंड से 4 महीने बाद 70 लाख रुपए का। और 1 साल में उस 1000 एकड़ लैंड से हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 2 करोड़ 80 लाख रुपए का। एंड ऋतुराज शर्मा सिर्फ वीट ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स उगाते हैं।
जैसे छोटे किसान एक्सोटिक क्रॉप्स नहीं उगा पाते थे बिकॉज दे वेर अफ्रेड कि उनको लॉस ना हो जाए, ऋतुराज हैज दैट ऑप्शन। वो लॉस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट देन वो एक एक्सोटिक क्रॉप्स भी उगाते हैं क्योंकि उससे रिटर्न बहुत ज्यादा आता है। ऋतुराज शर्मा के पास बहुत ज्यादा लैंड है। आप ये भी सोच रहे होंगे उसमें काम करने वाले वो कैसे रखते हैं। वो एक्चुअली फार्मर्स को इंटर्नशिप जैसे एक जॉब पे रख लेते हैं। जी हाँ, जहाँ पे फार्मर्स को महीने में मिनिमम 2 बार ऋतुराज के खेत में काम करने जाना पड़ता है। एंड जो भी उस खेत में काम करता है उनके पास मिनिमम महीने की 2 बार की सैलरी आ ही जाती है। इससे ऋतुराज को फायदा ये होता है कि उनका काम हो जाता है, एंड किसी भी छोटे किसान को फायदा ये होता है कि उन्हें कभी भी ये डर नहीं रहता है कि उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी या उनके पास पैसे कहां से आएंगे। मिनिमम महीने में 2 बार पैसे तो आने ही होते हैं। He also gives a free hand to his farmers कि आपको अगर किसी और के खेत में काम करना है तो आप वो इजीली कर सकते हो, कोई बंधन नहीं है यहाँ पे। ऋतुराज ऑल्सो अपने खेत में कोई भी फालतू का एरिया नहीं छोड़ते हैं। लेट्स से कि वो जो फार्म्स के बगल में वॉक करने के लिए रास्ता होता है, इवन उस रास्ते का भी ऋतुराज यूज करते हैं। वहां पे वो हनी की फार्मिंग करते हैं। उस हनी के फार्मिंग से भी उन्हें लाखों का प्रॉफिट होता है साल में। सो ऑल इन ऑल ऋतुराज इज अ वेरी स्मार्ट फार्मर एंड अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन। फ्यूचर, Now let's talk about the future of agriculture. ऋतुराज शर्मा के स्टेटमेंट में बोलूं तो पिछले 10,000 साल से ये इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है और इटर्निटी तक ये इंडस्ट्री रहेगी। बाकी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो सकती है, आईटी बंद हो सकती है, लाइट जो मैं लगाया हूं शायद इसकी कंपनी बंद हो सकती है, इस कैमरे की कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन आप खाना कब बंद करोगे? एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी बंद नहीं होगा एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर इकोनॉमी। अगर डॉलर का प्राइस कहीं पे गिरते जाता है, बहुत बार मैक्सिमम कमोडिटीज का प्राइस भी बढ़ जाता है। इजराइल में हमें वॉर देखने को मिल रहा है, उसके वजह से मैक्सिमम चीजों के प्राइस बढ़ चुके हैं, लेकिन वेजिटेबल्स के प्राइसेस आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स। There is also a very bright future in agri-tech startups and Rituraj Sharma says कि agri-tech startups are also very profitable. But then one thing, अगर आप agri-tech startups करना चाह रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को लीज पे देना शुरू करना चाहिए, या तो आप अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा चीप बनाएं ताकि जो गरीब किसान है वो आपके प्रोडक्ट्स को ले तो पाए। ऑल इन ऑल ऋतुराज शर्मा हैज डन व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल हैज नॉट डन बिफोर, और एग्रीकल्चर के फील्ड में उन्होंने ऐसा लाइट डाला है जो शायद ही पहले किसी ने डाला था। एग्रीकल्चर is a very profitable business and you should also think about investing in agriculture instead of crypto। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें और मिलते हैं अगले वीडियो में।